तो दूसरे प्रकार का जो टैक्स है उसको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जिसको प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो यह प्रत्यक्ष कर क्या हुआ भैया? प्रत्यक्ष कर किसको कहेंगे? प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जिसको सामने वाला व्यक्ति, मतलब जिसको भी प्रत्यक्ष कर पटाना पड़ता है, वो डायरेक्ट जो है सरकार को अपने हिस्से का एक राशि जो है वो सरकार को देना पड़ता है ना। निर्धारित की हुई राशि जो है वो सरकार को देना पड़ता है, उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष कर, ठीक है। मतलब सरकार को वो या सरकार के किसी माध्यम से एक निश्चित की गई राशि को सरकार के खजाने में जमा करता है, ताकि जो है सरकार हमारे लिए विकास के कार्यों को और सुविधा के कार्यों को रख सके, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर का एक फार्मूला क्या होगा। प्रत्यक्ष कर के फार्मूला के लिए आप जो है इस चीज को याद रखना, जैसे आप किसी वेबसाइट का नाम जानते हैं ना, www.फलाना-ढिकाना.com है ना, या india.com, i.com, फलाना जो भी .com है, उसी प्रकार से एक आपको एक वेबसाइट आईडी टाइप का मैं बता रहा हूं। इस चीज को याद रखना है ना, wipro.co.in, ठीक है। ये क्या वो wipro.pro.co.in, तो इसको आप समझिए, ये हमारे प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, ठीक है, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। 4 हम इसमें प्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले आपको लिखा होगा WE, ठीक है, उसके बाद हम बांटेंगे प्रो, फिर हम बांटेंगे CO को, फिर लास्ट में बांटेंगे इन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए V का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपका वेल्थ, उसके बाद हुआ प्रॉपर्टी, यहां पर हुआ आपका कॉर्पोरेट, और इन का मतलब हुआ इनकम। तो ये जो सभी हैं ये सब आपके प्रत्यक्ष कर हैं, ठीक है। कौन से कर हैं? प्रत्यक्ष कर। तो यहां पर देखो वेल्थ का मतलब होता है धन कर होता है, इसका मतलब वेल्थ का मतलब होता है धन कर। तो ये धन कर क्या चीज होता है, ठीक है। तो धन कर के लिए समझना सबसे पहले जरूरी है, हर व्यक्ति के पास ना आज किसी न किसी प्रकार से प्रॉपर्टी जरूर होती है, ठीक है। अमीर लोगों के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, छोटे लोगों के पास कम प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अगर अर्थशास्त्र की भाषा में अगर मैं प्रॉपर्टी की बात अगर मैं करता हूं, तो प्रॉपर्टी को प्रमुख रूप से हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपको उत्पादक और एक होता है आपका अनुत्पादक, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है वो 2 भागों में है, उत्पादक और अनुत्पादक। प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना हर वित्तीय वर्ष में सरकार को देनी पड़ती है। वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ठीक है। इसी बीच में वैल्यूएशन होती है, आपकी प्रॉपर्टी जो है उसका एक मूल्यांकन होता है, और मूल्यांकन के आधार पर आपको टैक्स देनी पड़ती है। तो इसको कहा जाता है वेल्थ टैक्स। तो वेल्थ टैक्स में देखो किस प्रकार से कौन से प्रॉपर्टी के ऊपर हमें वेल्थ टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो उत्पादक के अंतर्गत क्या होगा, उत्पादक जो प्रॉपर्टी है उसके अंतर्गत आपका रहता है बैंक में आपने जो पैसा जमा किया है ना, बैंक में आपका जमा पैसा, ये उत्पादक होता है। इसके बाद होता है आप किसी कंपनी में जब शेयर लगाते हैं, ठीक है, या किसी प्रकार से बॉन्ड खरीदते हैं, या सरकार के द्वारा किसी स्कीम पर आप निवेश करते हैं, सरकारी निवेश करते हैं, तो इसको कहा जाता है उत्पादक प्रॉपर्टी, ठीक है, उत्पादक संपत्ति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बैंक में आप पैसा जमा करते हैं ना, वो जमा हुआ पैसा जो है बैंक किसी कंपनी को या बैंक किसी उद्योग को एज ए लोन के रूप में उसको देती है, ठीक है। कंपनी और उद्योग जो है वो भारत के विकास के लिए प्रोडक्शन करती है, उत्पादन करती है। तो इस प्रकार से आपका जो पैसा जो जमा हुआ है वो देश के अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अपना योगदान दे रहा है। शेयर जो होता है, आप किसी न किसी कंपनी के कभी न कभी शेयर खरीदते हैं। शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। तो जब आप हिस्सेदारी खरीदते हैं, तो जब आपका पैसा उस कंपनी पे लगता है, तो कंपनी का भी दायित्व होता है कि वो जो है भारत के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्शन करे या ऐसा उत्पाद करे या भारत के लिए ऐसा काम करे जिससे भारत विकास की ओर अग्रसर हो। इसके बाद होता है बॉन्ड और निवेश। कभी कभार क्या होता है
जो सरकार जो होती है ना, वो सरकार को आम जनता को बॉन्ड खरीदने के लिए प्रेरित करती है, मतलब सरकारी संपत्ति या सरकारी हिस्सेदारी खरीदने के लिए प्रेरित करती है। तो लोग जो है उस सरकारी जो संपत्ति होती है, सरकारी तौर पर जो किसी क्या बोलना चाहिए, किसी प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें खुद निवेश करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बॉन्ड और निवेश करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये जो प्रॉपर्टी जो होती है इसको कहा जाता है उत्पादक। उत्पादक मतलब ये जो है देश को चलाने के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी या अपना एक योगदान दे रहा है। दूसरी ओर अनुत्पादक में क्या आता है? अनुत्पादक में ऐसी संपत्ति आती है जिससे लाभ केवल उस धारक को ही प्राप्त होती है जिसके पास वो संपत्ति होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक कार की, अगर मैं बात करता हूं, किसी के पास बहुत महंगी महंगी 10 कार है या 5 कार है, ठीक है, किसी के पास महंगे महंगे घड़ी है, ठीक है, घड़ी है, किसी के पास महंगे महंगे जूते हैं, फर्नीचर है, ठीक है, या किसी के पास और क्या बोलना चाहिए, किसी के पास आपका ये हो सकता है कि किसी के पास, हाँ, किसी के पास एक मान लो 50 लाख रुपए उसके हाथ में कैश है, ठीक है, मतलब वो जब भी जाता है ना पैसा लेके चलता है, अपने साथ में लेके चलता है, ठीक है। तो ये जो कार है, महंगी घड़ी है, जूते हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं ना वो सरकार के किसी काम के नहीं होते, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार का उपयोग कौन कर रहा है? वो व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति कर रहा है जिसके नाम पर वो गाड़ी है, ठीक है। महंगी घड़ियों का, जूतों का, कपड़ों का, फर्नीचर का उपयोग वही कर रहा है जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। 50 लाख अगर उसके हाथ में कैश है तो उसका उपयोग वही करेगा, वही आदमी करेगा जिसके हाथ में वो कैश है। इससे किसी प्रकार से सरकार को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, और न ही देश की अर्थव्यवस्था को इसमें से किसी प्रकार से फायदा होने वाला है, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, यही जो प्रॉपर्टी है जिससे सरकार को किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, इसी पर फायदा लेने के लिए, इसी पर कर प्राप्त करने के लिए सरकार जो है वो वेल्थ टैक्स लगाती है, ठीक है, मतलब धन कर जो है वो यहीं पर लगाती है। जो उसके पास महंगे गाड़ी है, महंगे कार हैं, जूते हैं, फर्नीचर है, इसी से वो वेल्थ कर लगाती है, ठीक है। तो ये जो संबंधित जो आदमी है उसके पास रॉयल्स रॉयल की बहुत महंगी गाड़ी है तो उसके लिए डायरेक्ट सरकार को पेमेंट करती है। गाड़ी का जो प्राइस होती है ना उसका एक निश्चित हिस्सा जो है सरकार को देती है। अगर वो महंगा घड़ी पहन रहा है, महंगे जूते पहन रहे हैं तो उसके लिए भी सरकार को वो पैसे देगी। जैसे मैंने कस्टम टैक्स का कल आपको बताया था, वो भले अप्रत्यक्ष होता है लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास महंगी विदेशी कोई वस्तु है तो उसको उपयोग करने के लिए भी सरकार को एक निश्चित मात्रा में या निश्चित धनराशि देती है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो हम आप आते हैं तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स को आप सबके सब बहुत अच्छे से जानते हो। प्रॉपर्टी टैक्स क्या चीज होती है? हम जहां पर भी रहते हैं ना वहां पर स्थानीय निकाय का शासन रहता है। संपत्ति कर, ठीक है। स्थानीय निकाय कौन कौन से स्थानीय निकाय हो गए? आपके हो गए नगर निगम, नगर पंचायत या नगर पालिका, ठीक है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में अगर रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें होती है? ग्रामीण क्षेत्र में आपकी होती है ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये सब कहलाते हैं स्थानीय निकाय या स्थानीय स्वशासन, ठीक है, लोकल बॉडी जिसको बोला जाता है। तो ये क्या होता है, अगर इस ग्राम पंचायत या इस नगर पंचायत की सीमा के अंतर्गत हमारी कोई प्रॉपर्टी होती है, हमारी कोई प्रॉपर्टी मतलब वो आपका हो गया, आपका मकान हो गया, आपका घर हो गया, ठीक है, आपकी कोई जमीन हो गई जिसको आपने किराए पर दिया हुआ है, ठीक है, या किसी प्रकार से अन्य कोई अचल संपत्ति, याद रखना अचल संपत्ति, खेत है ना, या किसी प्रकार की भूमि जो है, यहाँ अगर आपके किसी ग्राम पंचायत में अगर आप या आपके किसी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है तो आपको एक निश्चित राशि उस साल के लिए पटाना पड़ता है। इसको कहा जाता है संपत्ति कर। अगर आपका घर है, ठीक है, तो घर के लिए आप संपत्ति कर पटाएंगे। आपका जमीन है तो संपत्ति कर पटाएंगे, ठीक है। आप अगर अपने घर को या किसी दुकान को किराए में दिए तो उसके लिए भी संपत्ति कर आपको पटानी पड़ेगी। ये संपत्ति कर घर के मकान के जो आकार है, उसका क्षेत्रफल है
अगर किराए में दिए हैं तो उससे होने वाली आमदनी इन सब के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आप सबके सब जानते हैं, चाहे ग्राम पंचायत में जाइए, चाहे नगर निगम में जाइए, नगर पंचायत में जाइए, हर साल आपको प्रॉपर्टी टैक्स पटाना पड़ता है, संपत्ति कर जो है वो पटाना पड़ता है। ठीक है, तो संपत्ति कर जो है ये आपके डायरेक्ट टैक्स के रूप में इसको जाना जाता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर के रूप में इसको जाना जाता है। ये जो संपत्ति कर जो होता है वो संपत्ति कर जो है दो भागों में फिर से बट जाती है। एक तो वो स्थानीय निकाय के काम आती है, जैसे ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत कुछ हिस्सा रखती है, चाहे 25 से 50 हो या कुछ भी हो, और आधा जाता है आपके राज्य सरकार को। ठीक है, तो दो भागों में बढ़ती है, एक तो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका या ग्राम पंचायत एक हिस्सा रखेगी और एक हिस्सा जाती है राज्य सरकार को। तो ये हो गया आपका संपत्ति कर। संपत्ति कर के बाद तीसरा अगर हम देखें तो कहा जाता है कारपोरेट टैक्स। हमने सीओ पढ़ा था ना, तो उसको बोला जाता है कारपोरेट टैक्स। इसको निगम कर भी कहा जाता है हिंदी में। अभी नगर निगम वाला निगम कर नहीं है। जब कोई व्यक्ति है ना किसी राज्य में, किसी देश में कंपनी की स्थापना करता है, कंपनी आप सबके सब जानते हैं, जब बहुत सारे लोग मिलकर एक समूह बनाते हैं और समूह में मिलकर उद्योग का निर्माण करेंगे या किसी प्रोडक्शन का नाम निर्माण करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो उसको कहा जाता है कंपनी। ठीक है, उद्योग जो है वो अलग है, कंपनी अलग होती है। ठीक है, एक कंपनी के बहुत सारे उद्योग हो सकते हैं, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो जब कोई उद्योगपति या कोई व्यक्ति जो है किसी राज्य में, किसी देश में जब कंपनी की स्थापना करता है, ठीक है, तो कंपनी की स्थापना करने के लिए सरकार को जो टैक्स देता है उसको बोला जाता है निगम कर या कारपोरेट टैक्स। ठीक है, निगम कर कहा जाता है या कारपोरेट टैक्स कहा जाता है। ठीक है, इस उद्योगों में ना किसी वस्तु का निर्माण होता है, ठीक है, तो वहां पर उत्पादन कर देना पड़ता है राज्य सरकार को, इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी की स्थापना हो रही है तो कंपनी जो है, कंपनी स्थापित होने के लिए राज्य सरकार को एक शुल्क देती है, एक टैक्स देती है, इसी को कहा जाता है कारपोरेट टैक्स। ये तीसरे नंबर का टैक्स था। और चौथा नंबर का जो टैक्स है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। चौथे नंबर के टैक्स को कहा जाता है इनकम टैक्स या आयकर, इसको कहा जाता है। अगर कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आएगी बेटा तो आप मेरे से पूछ लेंगे। तो ये आपका हो गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किसे देना पड़ता है? ठीक है, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं या अधिकारी होते हैं, इसके अलावा व्यापारी लोग जो व्यापार करते हैं, उन्हें क्या करना होता है, उन्हें एक टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, जब उनकी आमदनी एकदम निश्चित होती है तो निश्चित आमदनी का या निश्चित आय का एक हिस्सा जो है सरकार को देना पड़ता है, इसी को कहा जाता है आयकर। ठीक है, इसी को आयकर कहा जाता है, जिसकी आमदनी निश्चित होती है। जैसे कि कर्मचारी की आमदनी निश्चित है, अधिकारी की आमदनी निश्चित है, चाहे वो राज्य सरकार में काम करता हो चाहे वो केंद्र सरकार में काम करता हो, उसकी आमदनी निश्चित है। तो आमदनी निश्चित होने पर उसको हर साल उस आमदनी का एक निश्चित हिस्सा जो है ना, एक निश्चित राशि जो है सरकार को देना पड़ता है, इसको कहा जाता है आयकर, है ना। इसको क्या कहा जाता है? आयकर। तो आयकर के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है? आयकर के अंतर्गत सरकार जो है ना वो कुछ कुछ चीजों को क्या कर देती है, स्लैब में बांट देती है। स्लैब में बांटने का मतलब है कि जरूरी थोड़ी है कि अब सभी का जो आय होगा वो सभी का आय एक निश्चित होगा। ठीक है, किसी की आय कम होती है, किसी की आय ज़्यादा होती है, तो सरकार क्या करती है, हर साल एक निश्चित स्लैब बना देती है। स्लैब का मतलब है एक निश्चित वर्गीकरण कर देती है कि भैया इतने कर्मचारी को इतना प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा आयकर के रूप में और इससे ज़्यादा वाले को इतना प्रतिशत देना पड़ेगा। जैसे अभी वर्तमान की स्थिति अगर मैं आपको बताऊं तो जिसकी आमदनी 2.5 लाख तक है, ठीक है, उसको किसी भी प्रकार की टैक्स नहीं देना है। ठीक है, समझिए इस चीज को। 2.5 लाख तक की आबादी है, उसको किसी प्रकार से आयकर नहीं देनी है। लेकिन किसी की आमदनी जो है 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक है, ठीक है, तो उसको
5% की राशि देनी पड़ेगी। याद रखना, कितनी प्रतिशत की राशि? 5% की राशि। इसी प्रकार से किसी की आमदनी अगर 5 लाख रुपए से लेकर के 7.5 लाख रुपए तक है, 7.5 लाख रुपए तक, तो उनको देनी पड़ेगी 10% की राशि। 7.5 लाख से 10 लाख की अगर किसी की आमदनी होती है, एक साल में आमदनी होती है, तो उनको देना पड़ता है 15%। ठीक है, 10 लाख से 12.5 लाख किसी की आमदनी होती है तो उन्हें देना पड़ता है 20%। और 12.5% से लेकर के अगर 15 लाख तक किसी को अगर होती तो वो होता है 25%। इसके बाद भी और बढ़ता है, एक और स्लैब है, 15 लाख के ऊपर 30% जो है वो अपनी राशि का टैक्स देना पड़ेगा एक व्यक्ति को। ठीक है, अब हम इसमें समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 5 से 7 लाख रुपए या 7.5 लाख रुपए एक साल में अगर मिलता होगा तो वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कितना आयकर देगा, कितना इनकम टैक्स देगा। ठीक है, तो आप समझिए किसी की मान के चलो किसी का अगर जो इनकम है वो 5 लाख ही मान के चलते हैं, किसी को एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, तो 5 लाख का 10% कितना होगा बताइए? 5 लाख का 10% 50,000 होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 5 लाख का जो 10% जो है वो 10% होगा आपका 50,000। ठीक है, तो 5 लाख का 10% 50,000 जो है ना, वो 50,000 वह कर्मचारी या अधिकारी जो है वो केंद्र सरकार को दे देगा इनकम टैक्स के रूप में। ठीक है, तो इसी को इनकम टैक्स कहा जाता है। अगर किसी की आमदनी अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, ठीक है, तो उसको कितना देना पड़ेगा? 5% देना पड़ेगा। 2.5 लाख तक है तो इसका मतलब ये कितना हुआ? 5 लाख 1 रुपए से लेकर के 7.5 लाख। ठीक है, 7.5 लाख तक। और एकदम एग्जैक्ट अगर 5 लाख रुपए है तो उसको 5% की राशि देनी होगी। क्या? क्योंकि इसमें क्या बोल दिया गया है? 5 लाख तक। ठीक है, तो यहाँ पर 5% की राशि देनी होगी, तो 5% की राशि यहाँ पर 25,000 हो जाएगा। और उसी व्यक्ति का 5 लाख 1 रुपए हो गया, 5 लाख 2 रुपए हो गया, 5 लाख 10,000 हो गया है, तो उसको 10% की राशि देनी पड़ेगी। तो इसको कहा जाता है इनकम टैक्स, आयकर। इसी प्रकार से आपके जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्गों को भी एक निश्चित आय के बाद, है ना, एक निश्चित उनकी आमदनी के बाद रुपए जो है इनकम टैक्स के रूप में सरकार को देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो था, मैं जो 4 आप लोगों को जो चीज बताया, इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब है चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कंपनी का कोई मालिक हो, वो क्या करते हैं, वो राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को अपना आमदनी का एक हिस्सा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से सरकार या सरकार के किसी माध्यम को देते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष कर। ठीक है बेटा, तो ये जो था वो कर है। और कर का अगर हम देखें, कर का महत्व तो आप सबके सब समझ गए होंगे, जो आपके बुक में लिखा हुआ है। कर का महत्व का मतलब होता है कि ये जो कर है ना, वो भारत के विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे हम अप्रत्यक्ष कर की बात करें, चाहे हम प्रत्यक्ष कर की बात करें, ये जो कर होती है वो भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। सरकार को अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए, सरकार को अपने विभिन्न कार्यों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। इसी धन को वो कर के रूप में, कर प्राप्त करके पैसे की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कर जो है महत्वपूर्ण होती है। सरकार जब कर लगाती है तो यह देखती है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है, ठीक है, जिसके पास बहुत कम मात्रा में रुपए पैसे हैं, उन पर कर का जो भार है वो बहुत कम पड़े, और जो बहुत थोड़े से रईस वर्ग हैं या विलासितापूर्ण जीवन यापन करने वाले हैं, उन पर कर का भार ज्यादा पड़े। ठीक है, तो सरकार इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखती है। जो दैनिक आवश्यकता वाली जो चीजें होती है ना, जिसके बगैर किसी भी इंसान की जिंदगी नहीं चल सकती, रोटी, कपड़ा, मकान, नमक, तेल, हल्दी, मेज, दूध, ये सबको बहुत कम टैक्स के दायरे में रखा जाता है, या तो फिर बिल्कुल भी टैक्स के दायरे से छूट दे दी जाती है।
लेकिन विलासिता की जो वस्तुएं होती है, विलासिता की वस्तुएं का मतलब होती है जिससे लोग अपना शानो शौकत समझते हैं। महंगी महंगी गाड़ियां हो गई, महंगे महंगे घड़ी हो गए, महंगे महंगे घर हो गए, महंगी फर्नीचर हो गई, महंगी लाइफ स्टाइल हो गई, महंगे महंगे एसी हो गए, है ना। तो इनके ऊपर टैक्स जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इसको नहीं भी उपयोग किया जाए तब भी व्यक्ति जो है वो जीवित रह सकता है, ये उतनी अनिवार्य वस्तुएं नहीं हैं। तो इस प्रकार से सरकार टैक्स का निर्धारण करते समय सभी वर्गों का ध्यान देती है कि टैक्स का जो करारोपण जो है या टैक्सेशन जो है वो किसी के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, किसी के ऊपर ज़्यादा भार ना पड़े। ठीक है, तो ये जो था वो हमारा टैक्स था। आने वाले समय में हो सकता है कि इसके बाद का जो पार्ट है, टैक्स के बाद का पार्ट, उसको हम पढ़ें या अंग्रेजी का हम पढ़ें। ठीक है, कल